विचारधारा से खड़ा होना है, निर्णय हमको लेना है। आने वाला वजूद हमारा बचना चाहिए या नहीं बचेगा, इसका निर्णय हम और आपको मिलकर के लेना है। और वजूद कैसे बचेगा? दो विचारधारा मैंने कहा, एक विचारधारा है संविधान का विचारधारा और दूसरा विचारधारा कौन सा विचारधारा है? हमको किस विचारधारा में चलना है? तो आज इस देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी इस संविधान का प्रतीक को लेकर के, संविधान में जिस प्रकार से कुटरघात हो रहा है, संविधान के जिस ताकत को जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के साथ समाप्त किया जा रहा है, अगर आज हाथ से हाथ मिला करके भारत सरकार के साथ अगर कोई खड़ा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी खड़ा है। तो क्या हम राहुल गांधी जी के साथ में इस संविधान को बचाने के मुहिम में खड़ा है क्या? अगर खड़ा है तो भैया जोरदार राहुल गांधी जी के लिए ताली बजाइए और उसके मुहिम में खड़ा होने का प्रयास करिए। मैं इतना ही कहूँगा कि 2017 में अनुभव मेरा अपना है, जब एट्रोसिटी एक्ट को जब कमजोर करने का प्रयास किया गया तो सारे आदिवासी तमाम एसटी और एसटी दोनों रोड में निकले, दबाव दिए। लेकिन जब चुनाव आता है भैया, तो चुनाव आता है तो फिर हम उधर ही जाते हैं। तो कैसा हमारा दबाव और कैसा समर्थन, हमको निर्णय लेना है। आप यहाँ पे रविंद्र भैया बैठे हुए हैं, भैया इसको अदरवाइज नहीं लेना है। लेकिन कर्मी सेना राजस्थान से निकल करके पूरे देश में जब उनको लगा कि हमारे खिलाफ यह पिक्चर बनाया गया है, तो पूरे देश में आग लगाने का काम किया। पूरे देश में कर्मी सेना के तत्वाधान में लोग एकत्रित होने का प्रयास किए और आज भारतीय जनता पार्टी आज संविधान को ही समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। हमको चेतना होगा, हमको जगना होगा। और अगर आने वाले दिनों में हमारा वजूद को बचाना है, एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, हम गर्व से कहिए हमारा जो व्यक्तित्व करता, हमारा आदर्श एक ही व्यक्ति है और वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसी के दिशा में देश को चलना है। आप आए हैं, संकल्पित होकर के जाइए और संविधान की रक्षा हर परिस्थिति में और हर कीमत पे करना है। इसी आशा विश्वास के साथ सबों को जय जोहार, जय भीम, धन्यवाद। अनुसूचित जाति सम्मेलन में उपस्थित तमाम प्रतिनिधि भाइयों और मंच पर विशेष रूप से झारखंड विधानसभा की जोरदार आवाज साथी विधायक मेहता साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति केदार पासवान जी, मंच पर बैठे अन्य तमाम साथीगण, मीडिया के तमाम साथी, मैं बधाई देता हूं पहले आप सबको। उसके पहले नमन करना चाहता हूं जो हम सबको यह बोलने का अधिकार दिया है, जो हम सब खड़े होकर के कुछ कह सकते हैं खुले आकाश में इसी मंच से बाबा भीमराव अम्बेडकर को। और मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इसके पहले मैं इतना ही कहूंगा कि एक लोगों ने अपने विचारों का बड़ी दृढ़ता से रखने का प्रयास किया, जोरदार आवाज में। कुछ लोगों ने लिख के भी दिया है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि आपकी एक एक बात कांग्रेस के प्रभारी महोदय तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा और कांग्रेस की जो सबसे कोर कमेटी है उसमें रखने का प्रयास करूंगा। इतना मैं आपको विश्वास इसीलिए सबने मिलकर कहा कि आप इस सम्मेलन में रहें, पूरी बात सुने। और मैंने एक एक लोगों का नोट करने का भी प्रयास किया है, जो लगभग 16 लोगों ने अपनी 17 लोगों ने अपनी बातें रखी।
शेष लोगों के लिखित भी है। लेकिन मैं आग्रह करता हूं ऐसे लोगों से जो कुछ समस्याओं का जिक्र किया, पहले वहां से प्रारंभ करता हूं। जैसे कोडरमा के मुखिया की समस्या, वो केवल हवा में तीर मारने से नहीं होगा। कई अधिकारी है यहाँ, रिटायर्ड अधिकारी है, कार्यरत अधिकारी है, वो जानते हैं। आप विधिवत उसको दीजिए विधायक दल के नेता के नाम, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको न्याय मिलेगा और आपकी लड़ाई में लड़ेगा। ऐसी जितनी समस्याएं आई है, खास करके एक दो जगह से कुछ बातें आई है, जैसे मैडम अभी कह रही थी कि हमारा काम छीन लिया, ये लिखित आना चाहिए उसकी तरफ से जो पीड़ित है, तब फिर हमें लड़ने में थोड़ा जोर मिलता है। तो और व्यवस्थित तरीके से लिखने के भी तरीके होते हैं, ऐसा मत लिखिए कि आप ही पढ़ पाएंगे हो, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज का युग है, कंप्यूटर का युग है, आप उसको कंप्यूटराइज करके ताकि किसी अधिकारी को हम भेजें तो एक नजर में आपकी समस्या को देख सके। क्या गलत कह रहे हैं कि सही, आपका बताया। आप बेहतर तरीके से चीजों को लिखिए ताकि हमें जोर पड़े, और कभी भी आप इन चीजों को, कभी भी कहीं कोई इस प्रकार की समस्या हो, आप देखते होंगे हम तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सरकार से भी लड़ने का प्रयास करते हैं, हमें डर नहीं लगता। क्या गलत कह रहे कि सही? आपकी भी बात जहां भी आएगी, जिस प्रकार की भी चीजें आएगी, मैं आपकी तरफदारी करने का प्रयास करूंगा, आपकी एडवोकेसी करने का प्रयास करूंगा, सरकार के सामने रखने का प्रयास करूंगा। और जो कांग्रेस का मैंने कहा जो सबसे बड़ा मंच है प्रदेश में, और कहीं आपकी बात को बेहतर तरीके से पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। और जहां तक जिन प्रश्नों को आपने रखा है, मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने समस्या में तीनों बैठकों में आने का प्रयास किया हूं। अनुसूचित जाति की जो बैठकें हुई है के राजू साहब के साथ, ये तीसरी बैठक है। वो जो जाति प्रमाण पत्र की बातें बार बार उठती रही है। अभी एक अधिकारी है जो आपके रिटायर किए हैं, उन्होंने भी लिख के दिया, कुछ लोगों ने बताया भी। मैंने हाल के दिनों में ही से विधानसभा में भी रखा है। इस सेशन के पहले, जिस सेशन में गुरुजी का देहांत हो गया, जिस कारण सेशन में चर्चा नहीं हो पाई, अब तक जो सरकार के पास व्यवस्था है, जो जानते होंगे उन्हें पता होगा, उनके ये पत्र हैं अस्थायी प्रवासी जाति प्रमाण पत्र बढ़ाने कि भाई जिनको जमीन नहीं है उनके एक विकल्प उन्होंने रखा है आपका, कि वहां की जो ग्राम सभा है वो यह बताने का प्रयास करेगा, ग्राम सभा सर्टिफाइड करने का प्रयास करेगा कि नहीं, यह व्यक्ति इनके बाप दादा वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, और ग्राम सभा यदि करके देगा उस व्यक्ति को वहां का माना जाएगा, फिर उसके जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा। मैंने कहा ये व्यवस्था तो है, लेकिन मेरे प्रश्न थे कि इस व्यवस्था के इतर आपके अधिकारी मानते नहीं। क्या सच यही है? एकदम सच है सर। और यही बात हमने अपने प्रश्न में भी लिखा है। क्या ये बात सही है कि राज्य में भूमिहीन दलित आदिवासी आदिम जनजाति एवं गरीब परिवार के सदस्य ग्राम सभा की सहमति के बाद भी अंचलाधिकारी की मनमानी के कारण अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र से वंचित रह रहे हैं? क्या यही मेरे प्रश्न थे? बहस नहीं हुआ। बहस होता तब तो सरकार को नानी याद आ जाए। दुर्भाग्यता संजोग से गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे, जिस कारण लिखित उत्तर ही सरकार का तो लिखित उत्तर यही आएगा कि नहीं, हमारे अधिकारी ऐसा नहीं करते। लेकिन सच यही है
कि उनके अधिकारी इस पचड़ा में जाना ही नहीं चाहते। क्या यही सही है ना? एकदम सही है। और के राजू साहब ने मुख्यमंत्री को भी जाके कहा है इस बात को, मेरे सामने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका हम समाधान करेंगे, कुछ व्यवस्था के कारण इसके समाधान नहीं हो पाया। हम सब प्रयास करेंगे कि फिर से यह जो गंभीर मसला है इस विषय का समाधान हो। के राजू जी के नेतृत्व में इस बार जब भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी के पास इस विषय को रखने का प्रयास करूंगा। इस बात की आपको गारंटी है। कई विषय आए हैं जिन विषयों पर हम सब जोर जोर से चर्चा करते हैं, लेकिन मूल विषय क्या है? हमें भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करते रहती है। हम उस मूल विषय पर भी हमें जाना चाहिए कि संविधान जब हमें 1950 में मिला कि बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान हम सबों के सामने दुनिया के सबसे बेहतर संविधान हम सबों को, इस देशवासियों को दिया। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भ्रमित करते रहते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। हमें लगता है यहां बैठे हुए कितने लोगों को पता है, नहीं पता कि बाबा साहब 1946 में संविधान सभा के सदस्य कहां से थे? पता है आप सबको? कहां से? नहीं, पूर्वी बंगाल से थे। क्या यह सही है कि गलत? पूर्वी बंगाल से थे। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा तो बाबा साहब का सीट पाकिस्तान में चला गया। लेकिन देश को जरूरत थी बाबा साहब की, संविधान सभा को जरूरत थी बाबा साहब की, और इसे कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी गहराई से समझा। और बॉम्बे का सीट, मुंबई का एक सीट बाबा साहब के लिए कांग्रेस पार्टी ने खाली करा। फिर से संविधान सभा में उन्हें भेजा और पंडित नेहरू ने संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया, जो आज तक हमें भ्रमित करते रहते हैं। फिर बाबा साहब की कलम में जितनी ताकत थी, ऊपर वाले ने उन्हें जितनी बुद्धि दी थी, हमें लगता है 100% दिया होगा तो 125% की ताकत लगा करके दुनिया के एक बेहतर संविधान हम सबको दिया। क्या गलत की सही कह रहे हैं? हमें इस बात को लोगों को कहना चाहिए। इस बात को अगर सच में कांग्रेस ने हमें जो दिया है, हमें कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं होना चाहिए। और आप सबको पता है संविधान का पहला संशोधन क्या हुआ 1951 में? किसी को पता है? संविधान का पहला संशोधन यही हुआ। दो संशोधन आए थे जो 1951 में पहला संशोधन के रूप में जाना जाता है। एक तो यह था कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में कोई जिक्र नहीं था, उसको कानून का रूप देना, और न्यायपालिका तो वह पाठ न बने, यानी न्यायपालिका के परिधि से बाहर ले जाने के लिए एक संशोधन हुआ आया था। और दूसरा संशोधन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की नौकरी में आरक्षण, वो भी संशोधन आया, वो भी पंडित नेहरू कांग्रेस ने ही किया। तो ये चीजें जो सच है, हम सच को जाने कि बाबा साहब के उद्देश्यों को अगर पूर्ति करने में कोई राजनीतिक पार्टी सहायक बना, वो कांग्रेस पार्टी बना। और उसके सबसे ताजा उदाहरण है 1989, जिसे आप कहते हैं दलित आदिवासी उत्पीड़न निवारण कानून, यही है ना? 1989 ही है ना? क्या गलत की सही? उसको कमजोर करने का किसने प्रयास किया? भारतीय जनता पार्टी ने। अगर देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा सारे लोग सड़क पर ना उतरता तो यह कानून तो गोल था, डब्बा गोल था। क्या गलत कह रहे हैं कि सही?
अभी बड़े जोर से एक व्यक्ति बता रहे थे कि ये जो हम सबको अभी छोटी छोटी जो नौकरियां थी, 4th ग्रेड की नौकरी, 3rd ग्रेड की नौकरी, आज आउटसोर्स को दिया गया। क्या वहां आरक्षण है क्या? किसके हिस्से को काटा है? दलित के हिस्से को। किसके हिस्से को काटा है? आदिवासी के हिस्से को। किसके हिस्से को काटा है? पिछड़ों के हिस्से को। हमें उसके विरुद्ध तो आवाज बुलंद करना ही होगा, हमें तो लड़ना ही होगा। आज उसमें आरक्षण नहीं है और आज नर्सेस की बहालियां हो रही है, चपरासी की बहाली हो रही है, सब आउटसोर्स से हो रहा है। चाहे बड़े बड़े कारखाने हो, चाहे आपके बड़े बड़े कोयला खदान हो, वहां भी बड़े बड़े आउटसोर्सिंग कंपनी है। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, रेवेन्यू विभाग हो, ये सारी नौकरियां तो हमारी चली गई। तो आरक्षण को इधर से ना लाके भाई एक पिछले दरवाजे से खत्म करने का ये प्रयास है। हमें इस लड़ाई में जोरदार ताकत लगाना होगा। इसीलिए राहुल जी कहा करते हैं, जिसकी जितनी संख्या मारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर यह कानून बन जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग सेक्टर हो, अगर यह कानून बन जाएगा तो बाबा साहब की जो इच्छा थी उस इच्छा की पूर्ति हो पाएगा, हमें हक और अधिकार मिल पाएगा। मैं ये आपसे कहने के लिए कहा। तो कई चीजें हैं जिन चीजों को हमें बारीकी से परखना होगा। आज कौआ भी मोर बनना चाहता है। वो कौआ है, वो हमारी मोर जाति में कभी मिल नहीं सकता, लेकिन वो भी पंख लगा लेता है, कहता है ना हम भी बाबा साहब के पुजारी हैं, हम भी संविधान के रक्षक हैं। लेकिन जो अंदर की बात है वो तो बाहर निकल ही जाती है। अगर आप 400 का पार होता तो संविधान का पहला छेड़छाड़ करने वाला ही मोदी सरकार होता। इसलिए इन चीजों को जानिए, इन चीजों को परखिए। और ठीक ही कहा कि ये चीजें तब होगा जब आप एक होके मजबूती से एक साथ खड़े होइएगा। हम बढ़ते रहते हैं आपस में। एक तो पहले दलित, आदिवासी, पिछड़ा अलग हुआ, फिर उसमें भी दलित में 22, 21 होते रहता है। हमको संगठित होकर, इसीलिए बाबा साहब ने नारा दिया था कि संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। केवल बाबा साहब को फूल चढ़ाने से नहीं होगा, बाबा साहब के सिद्धांतों पर हमें चलना होगा, उन्हें अमल करना होगा। आपने जितनी भी बात मेरे सामने रखी है, जो भी बातें मेरे ध्यान में लाया है, कई चीजें हैं जो कमी है सरकार में। मैं मानता हूं कि भाई कई चीजों का गठन हुआ जहां आपका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। मैं आपका एक सड़क सिपाही होने के नाते आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा आपकी बातों को जोरदार तरीके से सही मंच पर रखने का प्रयास करूंगा। आज को इतना ही कह सकता हूं। फिर आगे आपको देखने को मिले, आपको सुनने को मिले कि